गुडविल कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हमने क्या करा था, गुडविल में अभी सिर्फ एक मेथड करा है एवरेज प्रॉफिट्स का, वो भी सिंपल एवरेज। नेक्स्ट मेथड है सुपर प्रॉफिट्स। अभी मैं वेटेड एवरेज नहीं कराया, वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कभी भी कर लेंगे। बट अभी मैं कौन सा कराना चाहता हूँ, सुपर प्रॉफिट्स। वो से थोड़ा सा लेंदी है तो पूरी क्लास यूटिलाइज होगी उसके लिए, इसलिए आज हम कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। बड़ा ही मजेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बिफोर वी स्टार्ट सुपर प्रॉफिट मेथड, आप गुडविल किसी भी मेथड से कैलकुलेट करें, आएगी सेम, आएगी सेम। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेथड यूज करना है? एक तो क्वेश्चन ही बताएगा, कैलकुलेट गुडविल यूजिंग दिस मेथड। दूसरा, इंफॉर्मेशन कभी कभी उस हिसाब से दे रखे होते हैं। अगर कभी होगा सिर्फ कैलकुलेट गुडविल, तो आपकी मर्जी है कि कौन सा मेथड यूज करना है, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन। बट थियोरेटिकली आपको क्वेश्चन में हमेशा लिखा हुआ आएगा कि कौन से मेथड से वो गुडविल आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। कौन सा मेथड कर रहे हैं हम? सुपर प्रॉफिट मेथड। पर्पस अभी भी सेम है, गुडविल कैलकुलेशन। सुपर प्रॉफिट का पिछले मेथड से कोई लेना देना नहीं है, तो किसी ने एवरेज प्रॉफिट नहीं करा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक बिल्कुल सेपरेट मेथड है, डिफरेंट मेथड है। तो ध्यान से देखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? सिमिलर अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड यील्ड्स डिफरेंट प्रॉफिट्स फॉर डिफरेंट एंटरप्राइजेस। आप भी बिजनेस कर रहे थे, मैं भी बिजनेस कर रहा था, आपने भी बिजनेस में 1 करोड़ इन्वेस्ट करे, मैंने भी बिजनेस में 1 करोड़ इन्वेस्ट करे। बट क्या जरूरी है दोनों के रिटर्न सेम होंगे? इवन इफ द नेचर ऑफ बिजनेस इज सेम। आपने भी चाट की दुकान खोली, मैंने भी चाट की दुकान खोली, आप भी छोले भटूरे बेचते हो, मैं भी छोले भटूरे बेचता हूँ, जो भी है, नेचर ऑफ बिजनेस सेम है। दोनों ने सेम इन्वेस्टमेंट करी, तो क्या दोनों का सेम रिटर्न्स होंगे? नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो ये कह रहा है कि जो ज्यादा कमा रहा है बाकियों से, तो इसका मतलब उसकी गुडविल हाई है। Similar amount of capital employed yields different profits for different enterprises. When a similar type of business earns profit as a percentage of capital employed, it is called normal return. Normal return मतलब आपने बिजनेस में 1 करोड़ इन्वेस्ट करे, इस इंडस्ट्री में लोग नॉर्मली 15% कमाते हैं, तो 1 करोड़ इन्वेस्ट करने पे अगर आप 15 लाख कमा रहे हो पर एनम, तो आपके रिटर्न्स नॉर्मल है, नॉर्मल प्रॉफिट। मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल प्रॉफिट वहां भी आया पिछले मेथड में, नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे भी आया, बट ये डिफरेंट बात कर रहे हैं यहाँ पे। वहां पे क्या थे वो? एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, नॉर्मल मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, कि अब नॉर्मल आइटम्स को हटा दो, रूटीन बिजनेस से कितना कमा रहे हैं। यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट बिल्कुल अलग चीज है। नॉर्मल प्रॉफिट है कि इस इंडस्ट्री में नॉर्मली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या रहता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट में गिवन होगा। जैसे कि आप मोबाइल फोन इंडस्ट्री में है, तो कह रहे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 18% है। इसका मतलब क्या होता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 18%, मतलब आप 100 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 18 रुपीज कमाते हैं नॉर्मली। 1 करोड़ इन्वेस्ट करोगे तो 18 लाख कमाते हैं नॉर्मली। आप उनसे ज्यादा कमा रहे हो, 18 लाख से ज्यादा सेम इंडस्ट्री में, तो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो, सुपर प्रॉफिट्स हैं आपके। क्या है? सुपर प्रॉफिट्स, ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो मतलब आपकी गुडविल हाई है। क्या है वो तो अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे, बट आपकी गुडविल है, इसका मतलब आप बाकियों से ज्यादा कमा पा रहे हो, यस और नो? तो हम कंपेयर करने वाले हैं क्या, कि इस इंडस्ट्री में नॉर्मली लोग कितना कमाते हैं और आप कितना कमा रहे हो। आप बाकियों से ज्यादा कमा रहे हो, तो आप सुपर प्रॉफिट्स कमा रहे हो, तो उससे हम गुडविल कैलकुलेट करें। When a similar type of business earns profit as a percentage of the capital employed, it is called normal return. But a buyer's advantage lies in the excess of normal return on capital employed. आपके बिजनेस को कोई क्यों एक्वायर करना चाहेगा? आपके बिजनेस में कोई क्यों शेयर एक्वायर करना चाहेगा? क्योंकि आप बाकियों से ज्यादा कमा रहे हो, तभी करना चाहेगा। अगर आप नॉर्मली कमा रहे हो जितना बाकी लोग कमाते हैं, तो क्या उसके पास कोई इंसेंटिव है आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने का? No. The excess of actual or average profit over the normal profit is known as super profit.
तो ध्यान से देखेंगे, हमें क्या करना है, गुडविल कैलकुलेशन। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स, कोई बोलेगा नहीं बीच में, इनटू नंबर ऑफ years purchased. Goodwill is equal to super profit into number of years purchased. अब number of years purchased हमें पता है क्या है, number of years purchased होते हैं, it is the number of years for which the same profits can be maintained even after change in ownership. जो आप business acquire कर रहे हो, वो ownership change होने के बाद भी कितने सालों तक आप उतने profits maintain कर पाएंगे. Number of years purchased question में already गिवन होगा। तो काम की बात क्या रही, सुपर प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट्स तो अभी हमें नहीं पता क्या है, लेकिन गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड। तो ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, सुपर प्रॉफिट्स होते हैं आपके एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट्स। अगर एक ही साल का है तो उसका एक्चुअल ले लो, मल्टीपल ईयर्स के हैं तो उनकी एवरेज ले लो। एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट क्या है, एक्चुअल और एवरेज, मतलब आप कितना कमा रहे हो। कह रहे मैं कमाता हूं 15 लाख रुपए पर एनम। कह रहे नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या है इस इंडस्ट्री में, कह रहे नॉर्मल जितनी कैपिटल आपने डाली थी उसके हिसाब से 10 लाख हैं, आप कमा रहे हो 15 लाख, नॉर्मल है 10 लाख, तो आप एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हो, 5 लाख। तो वो हो गए सुपर प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट्स क्या होते हैं, प्रॉफिट्स ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब क्या है, गुडविल में हमें क्या नहीं समझ आता, सुपर प्रॉफिट। फिर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला समझ आ गया, कह रहे सुपर प्रॉफिट इज एक्चुअल और एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होते हैं, ध्यान से देखेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज में गिवन होगा। जैसे कह रहा है कि आपकी इंडस्ट्री में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%, आपने कितने इन्वेस्ट करे, वो होता है आपके कैपिटल एम्प्लॉयड। कैप एम्प्लॉयड थी 1 करोड़, अगर आपकी कैप एम्प्लॉयड 1 करोड़ है, इस इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है, तो नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होंगे, 12 लाख। आप उससे कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो, वो है आपके सुपर प्रॉफिट्स। कोई डाउट, गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड। सुपर प्रॉफिट क्या है, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट। एवरेज मतलब अगर मल्टीपल इयर्स है तो उनकी एक्चुअल प्रॉफिट्स को ही तो टोटल करके उनका एवरेज निकाल देते हैं, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या है, एक्चुअल और एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। एक्चुअल और एवरेज में वही है, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स ही हैं, तो अगर कोई अबनॉर्मल आइटम्स हैं तो वो आप रिवर्स करेंगे ही करेंगे, आपके कोई एरर्स हैं तो उनको आप रेक्टिफाई करेंगे ही करेंगे, वो सेम रहेगा। एवरेज और एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स एक ही बात होती है। यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट्स अलग है। नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या है कि नॉर्मली इस इंडस्ट्री में लोग कितना कमाते हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट्स इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कोई भी डाउट, डाउट ये आएगा ऑफ कोर्स कि सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। गुडविल में फॉर्मूला क्या था, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सर ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट होता है एक्चुअल और एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। सर ये नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट्स होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, बेटा वही तो इस फॉर्मूले का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। जरूरी नहीं है क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन हो, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना ही इस फॉर्मूले का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, तो ध्यान से देखेंगे, सबसे काम की चीज। तो चलो बेटा, सबसे मजेदार पार्ट कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा तो उन्होंने क्वेश्चन बहुत सिंपल कर दिया, फिर तो बहुत इजी है, लेकिन इसको इंटरेस्टिंग बनाने का क्या तरीका होता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड आप खुद कैलकुलेट करो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के 2 डिफरेंट मेथड्स होते हैं।
एक है लाइबिलिटी साइड अप्रोच, एक है एसेट्स साइड अप्रोच। दोनों मेथड में आपको बताऊंगा। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल नहीं है, अलग होता है। कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, कैपिटल एम्प्लॉयड इज अ डिफरेंट टर्म। तो ये बात तो क्लियर कर दो कि कैपिटल और कैपिटल एम्प्लॉयड दो अलग चीज। तो ध्यान से देखेंगे, दो अप्रोचेस हैं। पहले कौन सी कर रहे हैं, लाइबिलिटीज साइड अप्रोच। आपके पास जो इंफॉर्मेशन होगी उस हिसाब से आप अप्रोच फॉलो कर लेंगे कि लाइबिलिटीज साइड के आइटम्स गिवन है तो वो यूज कर लो, एसेट साइड के है तो एसेट साइड अप्रोच। डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन आप अप्रोच यूज करेंगे, आपकी मर्जी की कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना है आपको। लाइबिलिटी साइड अप्रोच, तो लाइबिलिटी साइड अप्रोच के हिसाब से फॉर्मूला होता है कैपिटल प्लस रिजर्व्स, कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस fictitious assets, minus fictitious assets, minus existing goodwill, minus non trade इन्वेस्टमेंट्स। ध्यान से देखना, बड़ा ही मजेदार फॉर्मूला है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि आपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उसका कैपिटल भी तो वही होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड में ये जरूरी होता है कि आपके अपने हैं, आपने किसी से लोन भी बोरो किए हुए हैं तो वो भी बिजनेस में इन्वेस्टेड है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, टोटल मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एक्सक्लूडिंग करंट लायबिलिटीज। तो पार्टनरशिप में हम अज्यूम करते हैं कि जितनी भी लायबिलिटीज है करंट लायबिलिटीज है, क्योंकि वो तो अभी आपको इमीडिएटली पे ऑफ करना है ना, वो तो बिजनेस में पड़ा नहीं रहेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड इज द मनी, टोटल मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। ऐसा जरूरी नहीं कि सारे के सारे आपके ही हों। तो इसमें क्या क्या आया, सबसे पहले आया कैपिटल। तो कैपिटल जो ओनर्स ने इन्वेस्ट कर रखा है। रिजर्व्स, रिजर्व्स में क्या आ सकता है, accumulated profits, रिजर्व्स में क्या आ सकता है, accumulated profits, जनरल रिजर्व, पीएनएल क्रेडिट बैलेंस, पीएनएल क्रेडिट बैलेंस। अगर पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। काफी लोग गलती कर बैठते हैं, पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, तो पीएनएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लीज कभी ये गलत मत करना। एक बार ये आराम से बता रहा हूं, हमेशा दिमाग में इसको स्टोर करके रखना। पीएनएल क्रेडिट बैलेंस अगर लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। क्या होता है इसका मतलब, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। कहां पे शो होते हैं ये, एसेट साइड या लायबिलिटी साइड, पीएनएल क्रेडिट बैलेंस एसेट साइड या लायबिलिटी साइड, वेरी गुड, लायबिलिटी साइड। तो सबसे कॉमन एरर है, काफी लोगों को लगता है कि सर प्रॉफिट है ना तो एसेट ही होगा, प्रॉफिट है तो एसेट ही होगा। नो, लायबिलिटी है। व्हाई, पीएनएल का बैलेंस अगर आ रहा है ना बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में, तो वो क्या होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। क्योंकि अगर वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके होते तो वो कैपिटल में ऐड हो चुके होते। अगर बैलेंस शीट पे अपेयर कर रहा है पीएनएल का बैलेंस अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, तो वो क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। क्या है वो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो ये ओनर का ही तो पैसा है जो बिजनेस में ही पड़ा हुआ है, उसने अभी अपनी कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करा, यस और नो। तो ये भी फर्म की एक इंटरनल लायबिलिटी ही होती है टुवर्ड्स द ओनर। हमने कमाए 10 लाख, 8 लाख हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उनके कैपिटल में ऐड कर दिया, 2 लाख बिजनेस में रख दिया, रिजर्व क्रिएट कर दिया कि आगे यूज करेंगे उसको। तो लायबिलिटी साइड पे आता है ना जनरल रिजर्व। हमने 11th में भी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किया था तो रिजर्व कहाँ शो करते थे, लायबिलिटी साइड या एसेट साइड। तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, पीएनएल क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, ये सब लायबिलिटी साइड पे ही आते हैं। और दूसरा क्या होता है, पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस। तो अभी अंडरस्टैंड करना इजी होगा। ये क्या होता है आपका, अक्यूमुलेटेड लॉसेस। क्या होते हैं ये, अक्यूमुलेटेड
लॉसेस, अक्यूमुलेटेड लॉसेस। अगर पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है, पहली बात तो बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब कैपिटल से अभी एडजस्ट नहीं हुआ। डेबिट बैलेंस होता है अक्यूमुलेटेड लॉस। क्या होता है वो? अक्यूमुलेटेड लॉस। कहां शो करते हैं उसको? एसेट साइड। सर एसेट साइड, एसेट साइड क्यों शो करते हैं बेटा? वो एक फिक्टिशियस एसेट होता है। क्या होता है? फिक्टिशियस एसेट। लॉसेस which have not yet been completely written off, losses which have not yet been completely written off, but because they have a debit balance, तो वो कहां जाते हैं? एसेट्स साइड। तो ध्यान से देखना बेटा, कैप एम्प्लॉयड के फॉर्मूले पे वापस आते हैं। लाइबिलिटी साइड अप्रोच फॉलो कर रहे थे, तो क्या क्या आइटम्स ऐड होंगे? कैपिटल प्लस रिजर्व्स। रिजर्व्स में क्या क्या आएगा समझ आ गया? पीएनएल, क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, कोई भी रिजर्व के नाम से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स अगर गिवन हो तो। माइनस करेंगे फिक्टिशियस एसेट्स। तो फिक्टिशियस एसेट्स के एग्जांपल, एक तो आपको क्या बताया? पीएनएल, डेबिट बैलेंस, और एडवर्टाइजमेंट, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ये डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पढ़ा था ना 11th में। फिक्टिशियस एसेट, आपने एडवर्टाइजमेंट पे कोई खर्चा करा, एसेट तो क्रिएट नहीं हुआ बट बहुत हैवी एक्सपेंडिचर किया था और ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला है, तो उसको थोड़ा थोड़ा करके हम डेफर कर देते हैं। आपके जो भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं वो क्या होते हैं, ध्यान से देखना। फिक्टिशियस एसेट्स की डेफिनेशन क्या बताई मैंने आपको? दीज आर, बोलो बेटा विशेष, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? एक्सपेंसेस और लॉसेस which have not yet been written off, which have not yet been written off। written off का मतलब होता है अभी उनको अपना एक्सपेंस नहीं माना, लॉस नहीं माना। अगर मानते तो बेटा प्रतिष्ठा प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, कम हो जाते? अगर उनको लॉस मान लेते तो प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, कम हो जाते? कम हो जाते। आपने एक लॉस है जो भी सेट ऑफ नहीं करा, लॉस सेट ऑफ करोगे, राइट ऑफ करोगे तो उस पीरियड के एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, तो आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे तो कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर लॉसेस बढ़ जाएंगे तो प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, कैपिटल कम हो जाएगी। तो कह रहे हैं अगर आप एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना चाहते हो तो अगर आपके कुछ फिक्टिशियस एसेट्स हैं तो उनको माइनस करो। क्यों माइनस करो? बिकॉज दे आर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस which have already been incurred but not yet completely written off, तो उनको राइट ऑफ कर दो गुडविल वैल्यूएशन के लिए। लॉजिक समझ आया? कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, यहां तक पहुंच गए सब? माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल अगर ऑलरेडी अपेयर कर रही है बैलेंस शीट में, इफ ऑलरेडी appearing in the balance sheet, if already appearing in the balance sheet। ये अपना रूल है इनका कि अगर पहले से बैलेंस शीट में कोई गुडविल, हम गुडविल ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं, हम गुडविल ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर पहले से कोई बैलेंस शीट में गुडविल आ रही है एसेट साइड पे, उसको राइट ऑफ कर दो। कह रहे नए से कैलकुलेट करेंगे, पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर दो, पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर दो। तो राइट ऑफ करोगे तो क्या होगा? आप उसको अपना लॉस मान रहे हो, राइट ऑफ कर रहे हो, इरेज कर रहे हो अपनी बुक से, तो कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। रूल है कि एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल क्वेश्चन ही बताएगा, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक, तो वो एग्जिस्टिंग गुडविल हो गई। और दूसरा बैलेंस शीट दे रखी है तो एसेट साइड पे गुडविल आ रही है तो वो एग्जिस्टिंग गुडविल है। लास्ट चीज माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स दो टाइप के होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स दो टाइप की होती हैं, एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो आपके बिजनेस में आपको हेल्प करेंगी। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं? जो आपके बिजनेस में आपको हेल्प करेंगी। हो सकता है आपने अपने बिजनेस में करी हो,
हो सकता है किसी और बिजनेस में करी हो, लेकिन आपके बिजनेस में रेवेन्यू जनरेशन में आपको हेल्प करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा हॉस्पिटल है, मैंने ही एक केमिस्ट की शॉप में इन्वेस्ट कर दिया, अपने ही हॉस्पिटल में खोली, और करते हैं काफी हॉस्पिटल्स में ऐसा होता ही है, सेपरेट सेगमेंट होता है, लेकिन उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या उससे मेरे बिजनेस पे इंपैक्ट आएगा? बिल्कुल आएगा। एक कन्वीनियंस होगी कि दिख रहा है वहां पे है केमिस्ट, मैं डॉक्टर, मैंने ही प्रिस्क्रिप्शन दी और जाके दवाइयों का नाम ही वही दिया जो वहां पे है। तो दोनों प्रॉफिट्स एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो अगर आपकी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपके बिजनेस को भी अफेक्ट कर सकती है पॉजिटिव वे में, तो वो होती है ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्लियर? तो मेरा कोचिंग सेंटर है, मैं 9 10 11 12 को पढ़ाता हूँ, तो मैंने एक कोचिंग सेंटर में इन्वेस्ट किया जो 5th से लेके 8 तक के बच्चों को पढ़ाता है, 5th 6 7th 8। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ाता, बट एक और कोचिंग सेंटर है, मैंने उसमें इन्वेस्ट करा कि बचपन से ही इनको ट्रेन किया जाए, तो उसका बेनिफिट मुझे हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आगे के लिए, फ्यूचर के लिए रेडी बिजनेस है कि अगर वो सेटिस्फाइड होंगे 8 तक, तो 9th में वो यहाँ पे आ जाएंगे। यस और नो? तो वो एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट हुई। ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट which will, it may be outside the business, but it will help in generation of revenue of your own business. It will benefit your own business as well. नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस which has no relation with your business. मेरा कोचिंग सेंटर है, मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, रिलायंस के शेयर्स खरीदे, है तो वो भी इन्वेस्टमेंट, बट क्या वो मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है? यस और नो? नहीं कर सकती। क्यों सर? अगर आपने वहां पे आपने डिविडेंड कमाया, प्रॉफिट कमाया, फिर वो पैसे यहाँ, कहते वो एक अलग चीज हो गई, वो तो पैसे आए ना। नो, जो मेरी वो इन्वेस्टमेंट है उससे मेरे बिजनेस के प्रॉफिट्स का कोई लेना देना है? क्या वो पैसा मैंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है? नो। तो जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हो, तो आप ये जानना चाहते हो आपने अपने बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है। तो अगर कोई पैसा बिजनेस के बाहर लगाया हुआ है जिसका आपके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको माइनस करो। हमने मिलके कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 50 लाख, जिसमें से 10 लाख तो हमने कहीं प्रॉपर्टी परचेज कर ली, क्या उससे मेरे बिजनेस का कोई लेना देना है? हमने सोचा प्रॉपर्टी खरीदेंगे, उसको आगे रेंट पे चढ़ा देंगे, सेफ है इन्वेस्टमेंट, इनकम भी आएगी। हमने मिलके कोई एफडी करा दी, उससे भी तो इनकम आएगी, लेकिन क्या वो मेरी ट्रेड इन्वेस्टमेंट है? वो पैसे तो आपने बिजनेस से बाहर कर दिए, तो क्या वो पैसे बिजनेस में इन्वेस्टेड है? नो। तो कैपिटल और कैपिटल एम्प्लॉयड दो अलग चीजें हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इज अ ब्रॉडर एस्पेक्ट। कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्लूड्स कैपिटल, includes reserves, accumulated profits, excludes क्या? fictitious assets। तो fictitious assets को माइनस किया जाएगा क्योंकि वो आपके अवेलेबल रिजर्व, अवेलेबल मनी को अफेक्ट करता है। आपने अभी राइट ऑफ नहीं करा, ये लॉस इनकर हो चुका है, तो इसको माइनस करो। fictitious assets, एग्जिस्टिंग गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को माइनस किया जाए। कोई भी डाउट? क्या थी ये? लायबिलिटी साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच क्या कहती है? कैपिटल एम्प्लॉयड की दो अप्रोचेस है, मैंने आपको बताया, एक है लायबिलिटी साइड अप्रोच और एक क्या है? एसेट्स साइड अप्रोच। देखिए जरा एसेट साइड अप्रोच क्या कहती है। एसेट साइड अप्रोच, अभी हम कर क्या रहे हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड ही कैलकुलेट कर रहे हैं। कह रहे आपने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कितना कर रखा है, तो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स क्लेम्स। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स क्लेम्स,
ये आउटसाइडर्स क्लेम्स क्या होते हैं? आपकी लाइबिलिटीज, जो आपने बाहर वालों के पैसे देने हैं। एक होते हैं ओनर्स क्लेम्स, वो तो कैपिटल है। एक होते हैं आउटसाइडर्स क्लेम्स, जो आपने बाहर वालों के पैसे देने हैं। सर साफ साफ बोल देते ना, लाइबिलिटीज की बात हो रही है। क्या है ये? लाइबिलिटीज। तो एसेट साइड अप्रोच का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल सा है। टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स मतलब नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। टोटल एसेट्स हो गए। फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, समझ आ रहा है? नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स क्लेम्स। आउटसाइडर्स क्लेम माइनस करें, करे वो पैसे तो अभी आपने पे करने हैं ना, वो बिजनेस में यूज कर पाओगे क्या अभी? वो तो आपकी लाइबिलिटी है, उतना तो चला जाएगा। आपके पास टोटल एसेट्स हैं 70 लाख के और आपकी लाइबिलिटीज हैं 20 लाख की, तो नेट 50 लाख ही तो बिजनेस में पड़ा रहेगा। तो बिजनेस चलाने के लिए तो वही यूज होगा। बात समझ आई? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके, एक थी लाइबिलिटी साइड अप्रोच, एक एसेट साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच जब आप फॉलो कर रहे हो तो इसके अलावा और किस चीज का ध्यान रखना है? ध्यान से देखेंगे। डू नॉट इंक्लूड, डू नॉट इंक्लूड क्या? fictitious assets, fictitious assets, fictitious। अब आप एसेट साइड अप्रोच ले रहे हो तो आपकी मर्जी है ना, दिख रहा है ना कि कौन सा आइटम्स है। जब आप लाइबिलिटी साइड अप्रोच ले रहे हो तो आप एसेट्स को कंसिडर ही नहीं कर रहे, तो आपको खुद वो माइनस करने पड़ेंगे ऐसे आइटम्स जो एसेट साइड पे तो आ रहे हैं बट एसेट्स है नहीं, बिजनेस में पैसा है नहीं वो। तो लाइबिलिटीज में आपने कैपिटल लिया कि मैंने बिजनेस में 50 लाख की कैपिटल डाली हुई है, 20 लाख के मेरे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, तो टोटल मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड है 70 लाख। कह रहे भाई साहब अक्यूमुलेटेड लॉसेस भी कुछ है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो राइट ऑफ नहीं करा हुआ, वो लाइबिलिटी साइड पे नहीं आ रहा, वो क्योंकि डेबिट बैलेंस है एसेट साइड पे आ रहा है, आप उसको माइनस करो। आपके कोई और फिक्टिशियस एसेट्स हैं उनको माइनस करो, आपकी कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको माइनस करो, आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट है जो बिजनेस के ही बाहर है उसको माइनस करो। तो क्योंकि लाइबिलिटी साइड अप्रोच ले रहे थे तो वो सब माइनस करना पड़ेगा जो आपके एसेट साइड पे तो अपेयर कर रहे हैं बट उसका बिजनेस से कोई लेना देना है नहीं। लेकिन जब आप खुद एसेट साइड अप्रोच ही ले रहे हो तो आप उन एसेट्स को कंसिडर ही मत करो। जब आप एसेट साइड अप्रोच के आइटम्स को टोटल कर रहे हो, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, तो आप उन नॉन करेंट एसेट्स में वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को ऐड ही मत करो। अगर आप टोटल एसेट्स लोगे तो फिर माइनस कर देना नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उनको कंसिडर ही मत करो। एक ही बात हो जाएगी ना, लाइबिलिटीज में तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है ना सब कुछ, तो इसी का आपको माइनस करना पड़ता है। जब आप एसेट साइड अप्रोच फॉलो कर रहे हो तो आप आइटम्स खुद ऐड करोगे ना एक एक करके कि कौन से एसेट्स ले रहे हो। तो एसेट साइड पे कौन से एसेट्स नहीं लेने, फिक्टिशियस एसेट्स, क्यों? वो क्या कोई आपकी इन्वेस्टमेंट का पार्ट है? मुझे बताने की जरूरत है फिक्टिशियस एसेट्स क्या है। डू नॉट इंक्लूड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, डू नॉट इंक्लूड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स दो टाइप की होती हैं, ट्रेड और नॉन ट्रेड। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट होती हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं होती। कोई भी दिक्कत? फॉर्मूला इजी है, एप्लीकेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, एक दो क्वेश्चन में समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है, बहुत सिंपल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला। आगे भी काम आएगा कंपनी अकाउंट्स में भी, जब हम एनालिसिस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट बुक है ऑल टुगेदर, बट तब हम कंपनीज कर रहे होंगे। अभी किसकी बात हो रही है? पार्टनरशिप की। तो कुछ चेंजेस हो सकते हैं माइनर से छोटे मोटे, क्योंकि उनके आइटम्स ही अलग होते हैं। चलो क्लोज करूंगा मैं। कैपिटल एम्प्लॉयड दो अप्रोचेस हैं, एक लाइबिलिटी साइड अप्रोच। लाइबिलिटी साइड अप्रोच क्या कहती है? कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एसेट साइड अप्रोच टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स क्लेम्स। आउटसाइडर्स क्लेम्स और कुछ नहीं, आपकी लाइबिलिटी है। टोटल एसेट्स में क्या सारे एसेट्स आ जाएंगे? नो नो नो, डू नॉट इंक्लूड फिक्टिशियस एसेट्स, डू नॉट इंक्लूड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, और एक और चीज, डू नॉट इंक्लूड एग्जिस्टिंग गुडविल। कह रहे वो कोई आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं। ओके, एक छोटी सी चीज जो आपको और पता होनी चाहिए, पीएनएल डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस तो आपको बता ही दिया। एक है आपके एडिशनल नोट्स,
if nothing is mentioned, if nothing is mentioned about the nature of investments, if nothing is mentioned about the nature of investments, लिखा investments were 50 lakhs or 50,000, the amount is immaterial here, but आपके बैलेंस शीट में आ रहा है इन्वेस्टमेंट्स, तो क्या माने सर उसको, ट्रेड इन्वेस्टमेंट माने या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माने? पार्टनरशिप की अपनी अजम्पशन है, कंपनी अकाउंट्स की अपनी अजम्पशन है। पार्टनरशिप कहता है इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट द नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, वी अज्यूम दैट द इन्वेस्टमेंट्स आर, एक बार शौर्य खोलना दरवाजा, we assume that the investments are non-trade, we assume that the investments are non-trade, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो। ओके, क्लियर? समराइज करें एक बारी दोबारा जल्दी से, ध्यान से देखना। सबसे इंटरेस्टिंग पार्टी क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड? मींस द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म टू कैरी ऑन business. It is calculated to determine the value of goodwill. गुडविल का फॉर्मूला था सुपर, कितना शरीफ सा फॉर्मूला था, मतलब इतना छोटा सा फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अरे सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सोचो, सांप सीढ़ी खेल गए हमारे साथ। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट होता है एक्चुअल और एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता आपको? नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? वहां से शुरू हुई थी कहानी, आ जाते हैं वापस। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके हैं, एक लायबिलिटी साइड अप्रोच। लायबिलिटी साइड अप्रोच क्या कहता है? कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ये तो अज्यूम करते कि पता तो होगा ही तुम्हें कि क्यों माइनस हो रहा है। कह रहा बस ये है फॉर्मूला, याद कर लो इसे। बेटा लॉजिक समझ आना चाहिए कि हमने फिक्टिशियस एसेट्स क्यों माइनस करे, हमने एग्जिस्टिंग गुडविल क्यों माइनस करी, हमने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्यों माइनस करे। लॉजिक समझ आएगा तो याद करना बहुत इजी हो जाएगा। एसेट साइड अप्रोच, ऑल एसेट्स, टोटल एसेट्स, नॉन करेंट प्लस करेंट, एक्सेप्ट गुडविल नहीं लेना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स नहीं लेना और फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेना। माइनस क्या करेंगे? आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइडर्स क्लेम्स। कोई बेटा तो लायबिलिटी साइड पे जो इंटरनल लायबिलिटीज है, मतलब कैपिटल प्लस रिजर्व्स हटा दिया, तो जो भी आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं, रिजर्व्स क्या एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती हैं? नो। ओके, कोई डाउट? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनलेस इन्वेस्टमेंट्स आर स्पेसिफाइड टू बी ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। कह रहा जब तक हम बोल नहीं रहे कि इन्वेस्टमेंट्स ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्या मानना उनको? नॉन ट्रेड। तो इनडायरेक्टली यही बोलना चाहते हैं कि अगर नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स गिवन नहीं है तो क्या मानेंगे उसको? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। कोई डाउट? क्या होती हैं ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट? ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट्स दैट आर मेड इन अनदर एंटरप्राइज बट फॉर द फर्दरेंस ऑफ ओन बिजनेस। हॉस्पिटल ने केमिस्ट की शॉप में इन्वेस्ट करा, बात समझ आई? केमिस्ट ने किसी हॉस्पिटल में इन्वेस्ट करा। मेरा कोचिंग सेंटर है, मैंने किसी और कोचिंग सेंटर में इन्वेस्ट करा जिससे मेरे बिजनेस में भी इंपैक्ट है। मैंने एक स्टेशनरी की दुकान में इन्वेस्ट करा, मैंने कहा बेटा बुक ले लो वहां से जाके, रजिस्टर ले लो वहां से जाके, इंटर रिलेटेड बिजनेस है ना, यस और नो? तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो होती है इन्वेस्टमेंट मेड इन अनदर बिजनेस बट फॉर द फर्दरेंस, अपने ऑन बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, तो मुझे वो बेनिफिट देगा, इसीलिए मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट होगा ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बाकी सारी इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस के बाहर हैं, जो हमारे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट्स दैट आर मेड टू अर्न रेवेन्यू बाय इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड्स बट नॉट फॉर द पर्पस ऑफ फर्दरेंस ऑफ ओन बिजनेस। मैंने कोचिंग से जो पैसा कमाया उसमें से कुछ एफडी करा दी, इन्वेस्टमेंट है। ट्रेड या नॉन ट्रेड? नॉन ट्रेड। मैंने स्टॉक मार्केट में कुछ पैसे इन्वेस्ट करे, मैंने कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे, तो जैसे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है, पैसा कमाने के लिए होती है इन्वेस्टमेंट, बट नॉन ट्रेड वो होती हैं जो जिसका आपके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। कोई डाउट? समटाइम्स क्या होता है,
एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। अरे एक तो निकल नहीं रही थी, अभी एवरेज कैसे आएगी? तो जब वो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मांग रहा है तो आपको वो खुद ही बता देगा ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इतनी थी, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इतनी है, आप एवरेज बताओ कितनी है। तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। जब एवरेज यूज करने के लिए बोलेगा ना तो गिवन होगी आपको ओपनिंग और क्लोजिंग। बात समझ आ रही है? अगर एक ही वैल्यू गिवन है तो वही एवरेज, जो भी हमने निकाला एक ही वैल्यू निकल सकती है ना, वही एवरेज है। लेकिन अगर आपको दो वैल्यूज गिवन है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है कि 1 अप्रैल को इतनी थी, 31 मार्च को इतनी थी, तो आप एवरेज निकालोगे। कैसे निकालोगे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो चलो बेटा, फॉर्मूला क्या बताया? कह रहा फॉर्मूला तो बड़ा ही सिंपल सा था। फॉर्मूला था गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो क्या डायरेक्टली सुपर प्रॉफिट निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते। तो स्टेप 1 क्या होगा? सबसे पहले आप निकालेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एक तो फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, और दूसरा क्या है कि अगर ऐसे दो वैल्यूज नहीं है तो नॉर्मली जैसे आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं, आप बस कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। निकल गई कैपिटल एम्प्लॉयड? खुश? तो उससे आप कैपिटल एम्प्लॉयड से क्या निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट्स। निकल गए नॉर्मल प्रॉफिट्स। एक्चुअल और एवरेज तो गिवन ही होंगे, आप उससे क्या निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट्स। फिर सुपर प्रॉफिट्स आ गए तो आप क्या निकालेंगे? गुडविल। कैपिटल एम्प्लॉयड कहाँ यूज होती है? नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने के लिए। नॉर्मल प्रॉफिट्स कहाँ यूज होते हैं? सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए। सुपर प्रॉफिट कहाँ यूज होंगे? गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। तो बेटा चेन है पूरी की पूरी, बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। ये जो फॉर्मूला बताया कैपिटल एम्प्लॉयड का, सारी जान यही है। बट मैं कह रहा हूँ ना, ये तो आपको डिटेल्ड फॉर्मूला बताया, एग्जॉस्टिव, ये भी ये भी ये भी। क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन सारी एक साथ होगी क्या? जरूरी है? नो, उसमें से कुछ एक छोटा पॉइंट हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कौन सा यूज करना है, कौन सा यूज नहीं करना है। कोई दिक्कत? आई रिपीट, गुडविल पूरी क्लास 12th का सबसे आसान चैप्टर है, उसको प्लीज आसान रहने देंगे साथ साथ काम करके।